नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बिहारी, घनानंद और भूषण इन तीनों कवियों से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करवाए जाएंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो सबसे पहले आएंगे कवि बिहारी। देखिए, यहाँ पर मैंने मिक्स प्रश्न नहीं रखे हैं। बिहारी के प्रश्न अलग हैं, उसके बाद में भूषण के आएंगे और लास्ट में आएंगे घनानंद से संबंधित प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न हैं। बिहारी के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित प्रश्न, यानी बिहारी का काव्य जो आपके सिलेबस में है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और बिहारी से संबंधित प्रश्न, यानी बिहारी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ और इनके आश्रयदाता राजा कौन थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाओं में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, भाषा शैली क्या है और कौन सा छंद इन्होंने अत्यधिक प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन है यहाँ पर ए महाकाव्य, बी एकार्थ काव्य, सी चंपू काव्य, डी मुक्तक काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है, तो ये एक मुक्तक काव्य है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, बिहारी सतसई में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग हुआ है। बिहारी सतसई में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर ए अर्थशास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी समाजशास्त्र, डी राजनीति शास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी नीति शास्त्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहारी सतसई में नीति शास्त्र का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, नहीं पराग नहीं मधुर महु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी ने किसे उपदेशित करने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर जो दोहा दिया गया है ये बिहारी ने किसे उपदेश देने के लिए लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर ए अपने पुत्र को, बी राजा जय सिंह को, सी ओरछा नरेश को, डी ग्वालियर नरेश को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी राजा जय सिंह को। ध्यान रखिएगा, राजा जय सिंह को उपदेश देने के लिए बिहारी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। यह पंक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए तुलसीदास, बी केशव, सी घनानंद, डी बिहारी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी बिहारी। ये जो पंक्ति दी हुई है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, ये पंक्ति किसकी है, तो ये बिहारी ने लिखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बिहारी सतसई के प्रारंभ में बिहारी निम्नलिखित में से किससे अपनी भव बाधा दूर करने का निवेदन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए श्री कृष्ण से, बी राधा जी से, सी राधा माधव से, डी रुक्मणी से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी राधा जी से। अभी पंक्ति आपने पढ़ी, इसमें क्या दिया हुआ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो किससे विनती कर रहे हैं, राधा जी से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कहा जानिए कहत है शशि शीतकर नाहु में शीतकर का अर्थ है। ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें शीतकर का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए शीतल किरणों वाला, बी सीता जी का हाथ, सी चावल का कण, डी उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए शीतल किरणों वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में शीतकर का अर्थ क्या है, शीतल किरणों वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यह कथन किसका है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यह कथन किसका है।
ऑप्शन यहाँ पर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रमाशंकर तिवारी, डी पद्म सिंह शर्मा कमलेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में क्या कहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, और ये पंक्ति इनका जो ग्रंथ है बिहारी सतसई, इसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि के लिए कहा गया है कि गागर में सागर भर दिया है। तो ये पंक्ति किसके लिए है? बिहारी के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, बिहारी किसके भक्त थे? बिहारी किसके भक्त थे? ऑप्शन यहाँ पर ए राधा कृष्ण, बी शिव, सी हनुमान, डी सीताराम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए राधा कृष्ण। बिहारी किसके भक्त थी? तो राधा और कृष्ण के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, या बिहारी का कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? यहाँ बिहारी का कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? ये जो पंक्ति दी हुई है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, तो इस पंक्ति में बिहारी का कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए रंगों का ज्ञान, बी सांसारिक ज्ञान, सी भौतिक ज्ञान, डी वस्त्रों का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए रंगों का ज्ञान। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, राधा रानी के प्रिय कृष्ण को निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रिय है? राधा रानी के प्रिय कृष्ण को निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रिय है? ऑप्शन यहाँ पर ए मुरली, बी मुकुट, सी वैजंती माला, डी यमुना तट। ये तो सभी को पता होगा कि कृष्ण को सर्वाधिक क्या प्रिय है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है ए मुरली। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मेरी भव बाधा हरो दोहे को विद्वानों ने किसकी संज्ञा दी है? मेरी भव बाधा हरो, ये जो दोहा है विद्वानों ने इस दोहे को किसकी संज्ञा दी है? ऑप्शन यहाँ पर ए लघु दोहे की, बी दीर्घ दोहे की, सी श्रृंगारिक दोहे की, डी मंगलाचरण दोहे की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगलाचरण दोहे की। ये जो दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति होए, ये पूरा दोहा है। तो ये दोहा मंगलाचरण दोहे के अंतर्गत आता है। ठीक। अब मंगलाचरण दोहे क्या होते हैं? तो किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले या फिर कोई शुभ कार्य करने से पहले जो दोहे गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मंगलाचरण दोहे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अहैरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अहैरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए शिकारी, बी शिकार, सी मृग, डी शेर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिकारी। ध्यान रखिएगा, अहैरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिकारी। शिकारी और शिकार में कंफ्यूज नहीं होना है, कायदे से इसे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, बिहारी के अनुसार किसके बिना बड़ा नहीं बना जा सकता? बिहारी के अनुसार किसके बिना बड़ा नहीं बना जा सकता? ऑप्शन यहाँ पर ए क्रोध, बी धन, सी गुण, डी दोष। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी गुण। ठीक है। गुणों के बिना कोई भी बड़ा नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, दृग ऊर्जत तुरत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन ये दय यह रीति। दोहे में कौन सा रस है? ये जो दोहा दिया हुआ है इस दोहे में कौन सा रस है, ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी करुण, डी संदेह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, ये शब्द निम्न में से क्या हैं? ये जो शब्द दिए हुए हैं पूछा गया है कि ये शब्द क्या हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए संज्ञा, बी उपसर्ग, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिया। ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया हैं। कहत का मतलब होता है कहना, नटत का मतलब है मना करना, रीझत का मतलब मुग्ध होना, और खीजत का मतलब गुस्सा होना। ठीक है। और जो गुस्सा है यहाँ पर ये बनावटी गुस्सा है। मिलत का मतलब मिलना, खिलत का मतलब खिलना,
और लजियात का मतलब लज्जा आना या फिर शर्म आना। तो सभी शब्द ये क्या हैं? क्रिया हैं, यानी कि वर्ब हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। खिजत शब्द का क्या अर्थ होगा? खिजत शब्द का क्या अर्थ होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए खिलना, बी रूठना या फिर गुस्सा करना, सी खाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रूठना या फिर गुस्सा करना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। बिहारी ने अपने एक दोहे में मुरली को किसकी संज्ञा दी है? बिहारी ने अपने एक दोहे में मुरली को किसकी संज्ञा दी है? मुरली यानी कि बांसुरी। ऑप्शन यहाँ पर ए सौत, बी स्वर्ग सुंदरी उर्वशी, सी प्रिय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सौत। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। जोग जुगति सिखाए सबे, बिहारी ने इस दोहे में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? बिहारी की इस दोहे में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? ये जो पंक्ति दी हुई है, जोग जुगति सिखाए सबे, इस दोहे में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? ऑप्शन यहाँ पर ए युवती अपनी सखी की, बी सखी नायिका की, सी दोनों एक दूसरे की, डी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सखी नायिका की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। जोन शब्द का अर्थ क्या है? जोन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए उजाला, बी अंधेरा, सी ज्योत्सना या फिर चांदनी, डी जलाना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ज्योत्सना यानी कि चांदनी। जोन शब्द क्या क्या अर्थ है? ज्योत्सना या फिर चांदनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। किससे अलग होने पर मछली अपने प्राणों को त्याग देती है? किससे अलग होने पर मछली अपने प्राणों को त्याग देती है? ऑप्शन यहाँ पर ए ऑक्सीजन, बी अपने साथियों से, सी जल से, डी सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जल से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। बिहारी जी ने किस जोड़ी हेतु चिरजीवो जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है? बिहारी जी ने किस जोड़ी हेतु चिरजीवो जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन यहाँ पर ए राधा कृष्ण, बी विष्णु लक्ष्मी, सी सीताराम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राधा कृष्ण, क्योंकि बिहारी राधा कृष्ण के ही भक्त हैं, इन्हीं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो चिरजीवी जोड़ी का शब्द भी किसके लिए ये यूज़ करेंगे? राधा और कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। राधा जी का मुख नीले रंग के आंचल के पीछे से किसके समान दिखाई दे रहा है? राधा जी का मुख नीले रंग के आंचल के पीछे से किसके समान दिखाई दे रहा है? ऑप्शन यहाँ पर ए सूरज, बी चंद्रमा, सी तारों, डी फूलों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रमा। चंद्रमा के समान राधा जी का मुख नीले आंचल के पीछे से दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। खंजन नयन शब्द का अर्थ है? खंजन नयन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर ए मछली के समान नेत्रों वाली, बी हिरनी के समान नेत्रों वाली, सी खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली। खंजन का मतलब खंजन पक्षी और नयन का मतलब नेत्र, तो इसका अर्थ क्या हुआ? खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। बिहारी जी ने अपने एक दोहे में नल की स्थिति किसके समान बताई है? बिहारी जी ने अपने एक दोहे में नल की स्थिति किसके समान बताई है? ऑप्शन यहाँ पर ए सागर, बी नर, सी नदी, डी पौधे के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी नर। ठीक है। नल यानी कि जिससे पानी आता है, उसी नल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बिहारी जी ने अपने दोहे में नल की स्थिति किसके समान बताई है? नर के समान। नर यानी कि मनुष्य के समान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। नायक नायिका के नेत्र उलझने से क्या टूट जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए दिल, बी घड़े, सी परिवार, डी फल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी परिवार। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। जो जो बढ़ती विभावरी, दोहे के अनुसार किस ऋतु में चकवा चकवी का दुख कई गुना बढ़ जाता है?
तो यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है, ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी, इस दोहे के अनुसार किस ऋतु में चकवा चकवी का दुख कई गुना बढ़ जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए हेमंत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हेमंत ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। नायक नायिका के प्रेम संबंध को जोड़ता देख किन लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है? नायक नायिका के प्रेम संबंध को जोड़ता देख किन लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है? ऑप्शन यहाँ पर ए परिवार वालों के, बी मित्रों के, सी दुष्ट जनों के, डी किसी के नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दुष्ट जनों के। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। राधा जी के पिता का क्या नाम था? राधा जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर ए सूरजभान, बी वृषभानु, सी ऋषभान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वृषभानु। राधा जी के पिता का क्या नाम था? वृषभानु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। कलयुग में बिहारी के दोहे के अनुसार किस ग्रह की पूजा की जाती है? कलयुग में बिहारी के दोहे के अनुसार किस ग्रह की पूजा की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर ए सभी ग्रहों की, बी केवल अच्छे ग्रहों की, सी बुरे ग्रहों की, डी किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बुरे ग्रहों की। कहते नहीं हैं कि इनके जो ग्रह हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं तो पूजा पाठ कराया जाए, तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि बिहारी के अनुसार कलयुग में किन ग्रहों की पूजा की जाती है? तो बुरे ग्रहों की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। गुड़ी गुड़ी कहने से कौन गुड़ी नहीं हो सकता? गुड़ी गुड़ी कहने से कौन गुणी नहीं हो सकता? ऑप्शन यहाँ पर ए चालाक व्यक्ति, बी गरीब व्यक्ति, सी लकड़हारा, डी निर्गुणी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्गुणी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति निर्गुणी है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसको कितना भी कह लिया जाए कि ये गुणी है, लेकिन वो कभी भी गुणी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। मनो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल घाम पड़ा हुआ है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल घाम पड़ा हुआ है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यहाँ पर ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। अनुरागी चित्त की गति कौन समझता है? अनुरागी चित्त की गति कौन समझता है? ऑप्शन यहाँ पर ए हर कोई, बी कोई नहीं, सी कोई नहीं, बी कोई कोई, सी कोई नहीं, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोई नहीं। ठीक है, अनुरागी चित्त की गति कोई भी नहीं समझ सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। अंक और स्त्रियों की शोभा को 10 गुना बढ़ाती है। अंक और स्त्रियों की शोभा को 10 गुना बढ़ाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए चमक, बी बिंदी, सी दमक, डी मेहंदी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंदी। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर अंक शब्द का प्रयोग गणित के अंकों के लिए किया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक है, एक के पीछे आप बिंदी लगा दीजिए। अब बिंदी का आकार कुछ इसी प्रकार से होता है, 0 के समान। तो एक का मान 10 गुना बढ़ गया। उसी प्रकार से स्त्रियां जब बिंदी का प्रयोग करती हैं तो उनके सौंदर्य में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। तो वही यहाँ पर बिहारी जी ने बताया है कि अंक और स्त्रियों की शोभा को 10 गुना कौन बढ़ाता है? तो बिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। जिन केली कुंजों में राधा कृष्ण विलास करते हैं वहाँ की भूमि किस तीर्थ के भांति पवित्र हो जाती है? जिस केली कुंजों में राधा कृष्ण विलास करते हैं वहाँ की भूमि किस तीर्थ की भांति पवित्र हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर ए काशी, बी प्रयाग, सी मायानगरी, डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। जोग जुगति सिखाए सबय मानो महामुनि मैन में महामुनि हैं। ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें महामुनि जो शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है?
ऑप्शन यहाँ पर ए कामदेव, बी योगी, सी यौवन, डी मन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कामदेव। ठीक है, इस पंक्ति में महादेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कामदेव के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता है। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पर ए व्यवहारिकता, बी बहुयज्ञता, सी श्रृंगारिकता, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बहुयज्ञता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। दुनिया के ऊंच नीच का संपूर्ण ज्ञान अंश भरा हुआ है। दुनिया के ऊंच नीच का संपूर्ण ज्ञान अंश भरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर ए रामायण में, बी कबीर ग्रंथावली में, सी बिहारी सतसई में, डी रामचरितमानस में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। राधा के सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? राधा के सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन यहाँ पर ए मेनका से, बी रंभा से, सी उर्वशी से, डी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्वशी से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। कवि ने पूस के महीने के दिनों की तुलना किससे की है? कवि ने पूस के महीनों के दिनों की तुलना किससे की है? ऑप्शन यहाँ पर ए घर में आए मेहमान से, बी ससुराल में रहने वाले जमाई से, सी ससुराल में रहने वाली बेटी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ससुराल में रहने वाले जमाई से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। रामचरितमानस के पश्चात किस ग्रंथ को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? रामचरितमानस के पश्चात किस ग्रंथ को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? ऑप्शन यहाँ पर ए रामचंद्रिका, बी भामिनी विलास, सी मतीराम, डी बिहारी सतसई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी सतसई। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। जो रचना अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करने में समर्थ हो उसे कौन सी रचना कहते हैं? जो रचना अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करने में समर्थ होती है उसे कौन सी रचना कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए लौकिक रचना, बी मुक्तक रचना, सी रीतिबद्ध रचना, डी भक्तिपूर्ण रचना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुक्तक रचना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। बिहारी सतसई में श्रृंगार परक दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में श्रृंगार परक दोहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर ए 610, बी 525, सी 705, डी 713। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 713। ध्यान रखिएगा, बिहारी सतसई में श्रृंगार परक दोहों की संख्या कितनी है? 713। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कलाकाल कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इसे श्रृंगार काल कहा है, डॉक्टर रसाल ने इसे काव्य कलाकाल कहा है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। रीतिकाल में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ क्या है? रीतिकाल में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए पद रचना, बी काव्यांग निरूपण, सी गुण, डी काव्य शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी काव्यांग निरूपण। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। तरुणाई आई सुखद बस मथुरा ससुराल। पंक्ति का संबंध किस कवि से है? ये जो पंक्ति दी हुई है तरुणाई आई सुखद बस मथुरा ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के लिए कही गई है? ऑप्शन यहाँ पर ए तुलसी, बी बिहारी, सी अमीर खुसरो, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। बढ़त बढ़त संपत सलिल दोहे में प्रमुख अलंकार कौन सा है? ये जो पंक्ति दी हुई है बढ़त बढ़त संपत सलिल, इस दोहे में प्रमुख अलंकार कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए
पुनरुक्त प्रकाश, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी स्वभावोक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रूपक। ध्यान रखिएगा, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, भाव अनुभाव योजना किस कवि के काव्य में मिलती है? भाव अनुभाव योजना किस कवि के काव्य में मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी वियोग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। ध्यान रखिएगा, भाव अनुभाव योजना किस कवि के काव्य में मिलती है? तो बिहारी जी के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। ये जो पंक्ति दी हुई है, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यहाँ पर ए परिसंख्या, बी विरोधाभास, सी काव्यलिंग, डी अपहृति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विरोधाभास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए रीतिमुक्त, बी रीतिबद्ध, सी अलंकृत, डी रीति सिद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रीति सिद्ध। बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि रीतिकाल की 3 प्रमुख धाराएं हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो बिहारी इन काव्यधाराओं में से किस में आते हैं? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तरोना किस अंग का आभूषण है? तरोना किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन यहाँ पर ए नाक का, बी हाथ का, सी कान का, डी गले का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कान का। तरोना एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है। बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए 1598 ईस्वी, बी 1603 ईस्वी, सी 1592 ईस्वी, डी 1595 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? और दोस्तों, अगर आप लोग बिहारी के बारे में प्रॉपर अध्ययन करना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में पिन कर दूंगी, तो आप चाहे तो यहाँ से देख लीजिए। बाकी आप अगर चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले से देखी होगी तो जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, इन्हें सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी 1595 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इसके ए ग्वालियर, बी मथुरा, सी आगरा, डी शाहजहाँपुर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए ग्वालियर। ठीक है, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिहारी निम्नलिखित में से किस कुल में पैदा हुए थे? बिहारी निम्नलिखित में से किस कुल में पैदा हुए थे? तो बिहारी का कुल पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर ए कायस्थ, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी ब्राह्मण। ठीक है, बिहारी ब्राह्मण थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इनमें से किस कवि ने गागर में सागर भरा है? ठीक है, इनमें से किस कवि ने गागर में सागर भरा है? ऑप्शन यहाँ पर ए भूषण, बी बिहारी, सी घनानंद, डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी बिहारी। ठीक है, बिहारी के लिए ये लाइन कही जाती है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कवि बिहारी के आश्रयदाता राजा कौन थे? कवि बिहारी के आश्रयदाता राजा कौन थे, यानी कि बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे? ऑप्शन है यहाँ पर ए ओरछा नरेश राम सिंह, बी जयपुर नरेश जय सिंह, सी अयोध्या नरेश जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, डी कालाकांकर नरेश राजा रामपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी जयपुर नरेश जय सिंह। ठीक है, जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में बिहारी रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बिहारी द्वारा रचित कृति का नाम है।
बिहारी द्वारा रचित कृति का नाम है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी सतसई, बी बिहारी रत्नाकर, सी बिहारी वैभव, डी रसार्णव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए बिहारी सतसई। नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें बिहारी पहले से ही लगा हुआ है, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि बिहारी सतसई जो है ये बिहारी का ही काव्य है या फिर रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन है यहाँ पर ए महाकाव्य, बी एकार्थ काव्य, सी चंपू काव्य, डी मुक्तक काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी मुक्तक काव्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बिहारी सतसई का प्रमुख रस क्या है? बिहारी सतसई का प्रमुख रस क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए वीर, बी श्रृंगार, सी वात्सल्य, डी वीर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी श्रृंगार। ठीक है, बिहारी सतसई में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बिहारी की ससुराल कहाँ थी? बिहारी की ससुराल कहाँ थी? ऑप्शन यहाँ पर ए मथुरा, बी ग्वालियर, सी रीवा, डी वृंदावन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए रीतिबद्ध काव्यधारा, बी रीति मुक्त काव्यधारा, सी रीति सिद्ध काव्यधारा, डी रीति विरुद्ध काव्यधारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी रीति सिद्ध काव्यधारा। ठीक है, देखिए रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यह कथन किसका है? बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यह कथन किसने दिया या फिर यह कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रमाशंकर तिवारी, डी पद्म सिंह शर्मा कमलेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहारी के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बिहारी सतसई में नहीं मिलता है, निम्नलिखित में से बिहारी सतसई में नहीं मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर ए भक्ति भावना, बी श्रृंगार रस वर्णन, सी नीति कथन, डी लक्षण निरूपण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी लक्षण निरूपण। ठीक है, और बाकी के जो पॉइंट हैं भक्ति भावना, श्रृंगार रस वर्णन, नीति कथन, ये बिहारी सतसई में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, बिहारी की काव्य भाषा क्या है? बिहारी की काव्य भाषा क्या है, यानी कि बिहारी ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है? ऑप्शन यहाँ पर ए अवधी, बी ब्रज, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी ब्रज। ठीक है, ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बिहारी के दोहों की उपमा किससे दी गई है? बिहारी के दोहों की उपमा किससे दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर ए नाविक के तीर से, बी नायिका के मुख से, सी नायिका की कमर से, डी नाविक के नेत्र से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए नाविक के तीर से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि बिहारी से संबंधित एक डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे, क्योंकि उस वीडियो में एक ऐसा दोहा है जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। ठीक है, और जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो तो समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, तो आप लोग जाइए पहले वो वीडियो देखिए जाके, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15, बिहारी के दीक्षा गुरु थे, बिहारी के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर नरहरयानंद, बी अनंतानंद, सी नरहरिदास, डी सुरसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी नरहरिदास। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। बिहारी ने किस छंद में रचनाएं की हैं? बिहारी ने किस छंद में रचनाएं की हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए चौपाई, बी कवित्व, सी दोहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी दोहा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन यहाँ पर ए 1600 से 1800 विक्रमी, बी 1700 से 1900 विक्रमी, सी 1500 से 1750 विक्रमी और डी 1600 से 1850 विक्रमी। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है ये संवत में दिया हुआ है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1700 से 1900 विक्रमी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। बिहारी की मुलाकात मुगल शासक शाहजहां से कहाँ हुई? बिहारी की मुलाकात मुगल शासक शाहजहां से कहाँ हुई? ऑप्शन यहाँ पर ए मथुरा, बी ओरछा, सी वृंदावन, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी वृंदावन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। महाकवि बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? महाकवि बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए 6, बी 4, सी 2, डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी 1। ठीक है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अभी मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है। तो आप लोग ही बताइए कि रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या बी 3। ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्न में से बिहारी के काव्य में क्या नहीं मिलता है? निम्न में से बिहारी के काव्य में क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन यहाँ पर ए नीति, बी श्रृंगार, सी भक्ति, डी लक्षण। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग ही बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, सब लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। रीतिकाल को साहित्य इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को साहित्य इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए मध्यकाल, बी उत्तर मध्यकाल, सी पूर्व मध्यकाल, डी मध्यकाल के पश्चात। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी उत्तर मध्यकाल। ठीक है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सतसई का रचनाकार कौन है? सतसई का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर ए श्रीपति, बी बिहारी, सी भिखारी दास, डी द्विजदेव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी बिहारी। ठीक है, सतसई कहा जाए या फिर बिहारी सतसई, तो इसके रचनाकार कौन है? बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। कवि बिहारी किस रियासत से संबंधित हैं? कवि बिहारी किस रियासत से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी जयपुर। ठीक है, अब जयपुर से कैसे संबंधित हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जयपुर की रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सतसई किस प्रकार का काव्य है? सतसई किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन यहाँ पर ए श्रृंगार काव्य, बी विनय काव्य, सी भक्ति काव्य, डी विरह काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए श्रृंगार काव्य। ठीक है, बिहारी सतसई प्रमुख रूप से श्रृंगार काव्य है। फिर अगले कवि हैं भूषण। तो यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न रहेंगे, भूषण के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित प्रश्न, यानी भूषण का जो आपके सिलेबस में काव्य है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, और भूषण से संबंधित प्रश्न, यानी भूषण का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये किस राजा के दरबार में रहते थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और इनकी रचनाओं में भाषा शैली कौन सी प्रयोग की गई है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए फिर प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए 1613 ईस्वी, बी 1611 ईस्वी, सी 1672 ईस्वी, डी 1680 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए 1613 ईस्वी। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 1613 ईस्वी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रीतिकाल के वीर रस के विख्यात कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के विख्यात कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए केशवदास, बी लाल कवि, सी भूषण, डी पद्माकर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी भूषण। ठीक है, भूषण जो हैं ये रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कवि हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए गोविंदपुर, बी दौलतपुर, सी भवानीपुर, डी त्रिविक्रमपुर या तिकमापुर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी त्रिविक्रमपुर या तिकमापुर। इन दोनों में से कोई आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4, शिवराज निम्नलिखित में से क्या है? शिवराज निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए प्रकृति परक ग्रंथ, बी श्रृंगार संबंधी ग्रंथ, सी अलंकार ग्रंथ, डी रस परक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी अलंकार ग्रंथ। ठीक है, जो शिवराज भूषण है वो अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भूषण थे। भूषण क्या थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए गौड़ ब्राह्मण, बी ब्रह्म ब्राह्मण ब्रह्म भट्ट, सी सरयू पारीय ब्राह्मण, डी कान्यकुब्ज ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी कान्यकुब्ज ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूषण क्या है? कान्यकुब्ज ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, शिवाजी के आश्रम में रहने वाले कवि कौन हैं? शिवाजी के आश्रम में रहने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए भूषण, बी बिहारी, सी केशव, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए भूषण। ध्यान रखना है कि शिवाजी के आश्रम में कौन से कवि रहे हैं, तो भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भूषण की कीर्ति का अक्षय स्तंभ इनमें से कौन सी रचना है? भूषण की कीर्ति का अक्षय स्तंभ इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन है ए शिवा बावनी, बी भूषण प्रकाश, सी छत्रसाल दशक, डी शिवराज भूषण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी शिवराज भूषण। ठीक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? ऑप्शन यहाँ पर ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, बी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी रामविलास शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शिवराज भूषण में कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण है? ऑप्शन यहाँ पर ए 99, बी 105, सी 103, डी 108। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी 105। ध्यान रखिएगा, शिवराज भूषण में कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण है? तो 105। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भूषण रचित शिवा बावनी में छंदों की संख्या कितनी है? भूषण रचित शिवा बावनी में छंदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर ए 52, बी 50, सी 55, डी 62। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए 52। ध्यान रखना है कि शिवा बावनी में छंदों की संख्या कितनी है? 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए केशवदास, बी बिहारी लाल, सी भूषण, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी भूषण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सर्जा इनमें से किसकी उपाधि है?
सर्जा इनमें से किसकी उपाधि है? ऑप्शन है यहाँ पर ए भूषण की, बी छत्रसाल की, सी विक्रमादित्य की, डी शिवाजी की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी शिवाजी की। ठीक है, शिवाजी को सर्जा की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भूषण ने किस भाषा में अपने साहित्य की रचना की है? भूषण ने किस भाषा में अपने साहित्य की रचना की है? ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी बुंदेली। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी ब्रजभाषा। ठीक है, भूषण की कौन सी भाषा है, किस भाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं? तो ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। शिवराज भूषण पर निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन ग्रंथ का प्रभाव है? शिवराज भूषण पर निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन ग्रंथ का प्रभाव है? ऑप्शन यहाँ पर ए रसलीन का अंगद पैस, बी भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय, सी मतीराम का ललित ललाम, डी केशव की कविप्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी मतीराम का ललित ललाम। देखिए, जो भूषण का ग्रंथ है शिवराज भूषण, इस पर किस रीतिकालीन ग्रंथ का प्रभाव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतीराम का जो ग्रंथ है ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम ग्रंथ का प्रभाव शिवराज भूषण ग्रंथ पर है। तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भूषण ने अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग किया है? भूषण ने अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग किया है? ऑप्शन यहाँ पर ए हास्य रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी वीर रस। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वैसे ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। अगर इससे पहले के क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी वीर रस। भूषण ने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से वीर रस का ही इस्तेमाल किया है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि भूषण वीर रस के ही कवि हैं। तो ये अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग करेंगे? वीर रस का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी किसके आश्रय में रहकर रची? भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी किसके आश्रय में रहकर रची? ऑप्शन यहाँ पर ए शिवाजी, बी छत्रसाल, डी जसवंत सिंह, डी भगवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के आश्रय में रहकर इन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये दो रचनाएं रची। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। भूषण ने अपनी रचना शिवराज भूषण किस राजा को समर्पित की? भूषण ने अपनी रचना शिवराज भूषण किस राजा को समर्पित किया? ऑप्शन यहाँ पर ए औरंगजेब, बी शिवाजी, सी कुतुब शाह, डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी शिवाजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इनका ग्रंथ है शिवराज भूषण, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शिव, यानी कि ये ग्रंथ शिवाजी से संबंधित है। तो ऐसे आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रश्न संख्या 18। शिवाजी के आश्रय में रहने वाले कवि थे। शिवाजी के आश्रय में रहने वाली कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर ए पद्माकर, बी बिहारी, सी भूषण, डी देव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19। भूषण की रचना है, भूषण की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर ए भाषा भूषण, बी दूषण उल्लास, सी आनंद विलास, डी अनुभव प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी दूषण उल्लास। दूषण उल्लास ये रचना किसकी है? कवि भूषण की। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भूषण के पिता का क्या नाम है? भूषण के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर ए दिवाकर, बी रत्नाकर, सी पद्माकर, डी सुधाकर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या बी रत्नाकर। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है? रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। कवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की तुलना की है। कवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की तुलना की है। ऑप्शन यहाँ पर ए चमेली के पुष्प से, बी बेला के पुष्प से, सी केतकी के पुष्प से, डी चंपा के पुष्प से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी चंपा के पुष्प से। कवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की तुलना किससे की है? चंपा के पुष्प से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22।
प्रसिद्ध कवि मतीराम किसके भाई थे? प्रसिद्ध कवि मतीराम किसके भाई थे? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी गुलाब राय, डी घनानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। भूषण के भाई कौन थे? मतीराम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। भूषण ने किसके शासन की सराहना नहीं की है? भूषण ने किसके शासन की सराहना नहीं की है? ऑप्शन यहाँ पर ए जयचंद, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए जयचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। भूषण किस प्रकार के कवि थे? भूषण किस प्रकार के कवि थे? ऑप्शन यहाँ पर ए राष्ट्रीय, बी प्रांतीय, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए राष्ट्रीय। भूषण किस प्रकार के कवि हैं? तो ये एक राष्ट्रीय कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। भूषण किस गोत्र से उत्पन्न हुए थे? भूषण किस गोत्र से उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन यहाँ पर ए ब्राह्मण गोत्र, बी कश्यप गोत्र, सी शूद्र गोत्र, डी वैश्य गोत्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी कश्यप गोत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन यहाँ पर ए राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने, बी राजा शिवराम के पुत्र श्याम सहाय ने, सी राजा विशंबर सहाय ने, डी उपरोक्त तीनों ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? तो राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो कवि भूषण हैं इनका वास्तविक नाम भूषण नहीं है। भूषण नाम इनको उपाधि के रूप में मिला है और इनके वास्तविक नाम के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं उपलब्ध है। तो ध्यान रखना है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। महाकवि भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्धि और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना निम्न में से कौन सी है? महाकवि भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर ए भूषण हजारा, बी शिवराज भूषण, सी शिवा बावनी, डी दूषण उल्लास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। शिवा बावनी ग्रंथ को बावनी भी कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन यहाँ पर ए शिवाजी के प्रेम पर आधारित है, बी इसमें 52 छंद हैं, सी इसमें शिवाजी की महिमा का गान है, डी क्योंकि इसमें शिवाजी का विवाह वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें 52 छंद हैं। शिवा बावनी को बावनी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 52 छंद हैं। ठीक है, इसीलिए इसे शिवा बावनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। शिवा बावनी में किसका वर्णन है? शिवा बावनी में किसका वर्णन है? ऑप्शन यहाँ पर ए शिवाजी के प्रताप, युद्ध, पराक्रम, विजय आदि का, बी शिवाजी के प्रेम प्रसंग का, सी शिव विवाह का, डी शिवाजी की नीति का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए शिवाजी के प्रताप, युद्ध, पराक्रम, विजय का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने उनकी पालकी में कंधा लगाया था? भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने उनकी पालकी में कंधा लगाया था? ऑप्शन यहाँ पर ए महाराजा छत्रसाल, बी महाराजा भोज, सी महाराजा जय सिंह, डी महाराज अवध सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए महाराजा छत्रसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। छत्रसाल दशक के 10 छंदों में किसका वर्णन है? छत्रसाल दशक के 10 छंदों में किसका वर्णन है? ऑप्शन यहाँ पर ए औरंगजेब का, बी महाराज छत्रसाल बुंदेला का यश, सी उपरोक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी महाराजा छत्रसाल बुंदेला का। अब इस ग्रंथ में ही छत्रसाल शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये किससे संबंधित हो सकता है? छत्रसाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित हैं? भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित हैं?
ऑप्शन यहाँ पर ए प्रतीकात्मक शैली, बी प्रबंध काव्य शैली, सी मुक्तक काव्य शैली, डी बिंब शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी मुक्तक काव्य शैली। भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित हैं या फिर किस शैली में इनकी रचनाएं हैं? तो मुक्तक काव्य शैली में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी जयसी, डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए 50, बी 105, सी 100, डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी 10। अब इसमें क्या दिया हुआ है? छत्रसाल दशक, दशक का मतलब 10 से है, तो छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 10। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। निम्न में से ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल में होते हुए भी राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल में होते हुए भी राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी जायसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। भूषण के दो नायक कौन हैं? भूषण के दो नायक कौन कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर ए शिवाजी और छत्रसाल, बी नंद और शकातर, सी चंद्रगुप्त और चाणक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए शिवाजी और छत्रसाल। अब इसमें नायक का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, जो आपके कवि भूषण हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। अभी आपने 2 ग्रंथ पढ़े थे शिवाजी से संबंधित और एक ग्रंथ पढ़ा था छत्रसाल से संबंधित। ठीक है, तो इन्होंने छत्रसाल और शिवाजी पर पूरे ग्रंथ लिखे हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि भूषण के 2 नायक कौन से हैं, यानी कि कौन से 2 नायक हैं जिनके बारे में भूषण ने रचनाएं की हैं, जिनसे संबंधित भूषण ने रचनाएं की हैं। तो कौन से हैं? शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी रीति मुक्त। ध्यान रखिएगा, भूषण किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा। मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो भूषण जो हैं ये रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? छत्रसाल कहाँ के राजा थे? ऑप्शन यहाँ पर ए चित्तौड़, बी बुंदेला, सी सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी बुंदेलखंड या फिर बुंदेला के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। राजा छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है तब कैसी प्रतीत होती है? राजा छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है तब कैसी प्रतीत होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए सूर्य की प्रलयकारी किरण के समान, यहाँ पे कलाकारी नहीं है, प्रलयकारी है। ठीक है, सूर्य की प्रलयकारी किरण, बी चांद की रोशनी जैसा, सी समुद्र के लहराते पानी जैसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सूर्य की प्रलयकारी किरण के समान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। बाने फहराने घंटा गजन के पंक्ति किस कवि से संबंधित है? बाने फहराने घंटा गजन के पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी जयसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। पंक्ति में किस राजा के युद्ध जीतने का वर्णन है? यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं।
ये पंक्ति दी है, तो पूछा गया है ये पंक्ति किस राजा के युद्ध जीतने का वर्णन है इस पंक्ति में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए औरंगजेब, बी शिवसेना, सी छत्रपति शिवाजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी छत्रपति शिवाजी। अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर्जा जो उपाधि है ये किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर शिवाजी था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर सर्जा और शिवाजी दोनों शब्द दिए हुए हैं, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी से ही संबंधित पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, भूषण की मृत्यु कब हुई थी? भूषण की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर ए 1713 ईस्वी, बी 1714 ईस्वी, सी 1715 ईस्वी, डी 1716 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी 1715 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रश्न संख्या 43, भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? ऑप्शन यहाँ पर ए सिंह से, बी गज से, सी अश्व से, डी मृग से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सिंह से। भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? सिंह से, यानी कि शेर से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44, छत्रसाल मुंडों की माला की आहुति किसको दे रहे हैं? छत्रसाल मुंडों की माला की आहुति किसे दे रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए रुद्र शिव, बी काली, सी इंद्र, डी दुर्गा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी काली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 45, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर ए साहूजी, बी रुद्र प्रताप, सी भानु प्रताप, डी यज्ञसेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए साहूजी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम है? साहूजी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 46, कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी जयसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता भूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47, भ्रकुटी चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा? भ्रकुटी चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए प्रसन्न होना, बी भौहों को चढ़ाकर देखना, सी अत्यधिक क्रोधित होना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी अत्यधिक क्रोधित होना। भ्रकुटी का मतलब होता है भौहें, और चढ़ाना यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ा लेना। तो भौहें चढ़ा के देखने का मतलब क्या होता है? जब कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है तब वो क्या करता है? अपनी भौहें ऐसे चढ़ा के देखता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा गया था कि भ्रकुटी चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, शिवाजी की सेना की तलवारें किसकी भांति चमक रही हैं? शिवाजी की सेना की तलवारें किसकी भांति चमक रही हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए बिजली की भांति, बी रंग की भांति, सी पुष्प की भांति, डी प्रेम की भांति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए बिजली की भांति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39, शिवाजी की सेना के सम्मुख कौन नहीं ठहर सका? शिवाजी की सेना के सम्मुख कौन नहीं ठहर सका? ऑप्शन यहाँ पर ए भूषण, बी मृगदल, सी शत्रु की सेना, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी शत्रु की सेना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 50, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी है सिपाहिन की, पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए जयदेव, बी भूषण, सी नामदेव, डी जयसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भूषण। फिर अगले कवि हैं घनानंद। तो यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न है, घनानंद के काव्यांशों से संबंधित प्रश्न और घनानंद से संबंधित प्रश्न। तो चलिए फिर प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए भूषण, बी बिहारी, सी घनानंद, डी रसलीन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी घनानंद।
तो ध्यान रखिएगा कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए संवत 1771, बी संवत 1746, सी संवत 1748, डी संवत 1751। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी संवत 1746 विक्रमी। तो यहाँ पर संवत दिया हुआ है, अगर आप सन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, संवत से 57 माइनस कर देंगे और आपका सन निकल आएगा। तो 1746 से 57 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1689। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर सन पूछा जाए तो 1689 और अगर संवत पूछा जाए तो 1746 विक्रमी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए बुलंदशहर जनपद में, बी एटा जनपद में, सी इटावा जनपद में, डी मैनपुरी जनपद में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए बुलंदशहर जनपद में। ध्यान रखिएगा, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? ऑप्शन यहाँ पर ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी नादिर शाह, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान रखिएगा, घनानंद किस बादशाह के आश्रय में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, घनानंद की काव्य भाषा है? घनानंद की काव्य भाषा है। ऑप्शन यहाँ पर ए ब्रजभाषा, बी बुंदेलखंडी, सी अवधी, डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए ब्रजभाषा। घनानंद ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, घनानंद बादशाह के दरबार में किस पद पर कार्यरत थे? घनानंद बादशाह के दरबार में किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन यहाँ पर ए वजीर, बी मुंशी, सी मीर मुंशी, डी सेनापति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी मीर मुंशी। ध्यान रखिएगा, घनानंद बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर विद्यमान थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए भक्ति काल के, बी आधुनिक काल के, सी रीति काल के, डी आदि काल के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी रीति काल के। घनानंद रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, घनानंद रीति काल की किस काव्यधारा से संबंधित हैं? घनानंद रीति काल की किस काव्यधारा से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए रीतिबद्ध धारा, बी रीति मुक्त धारा, सी रीति सिद्ध धारा, डी रीति समृद्ध धारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी रीति मुक्त धारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और जो 4th नंबर की है, यानी कि जो डी ऑप्शन दिया है रीति समृद्ध धारा, ये कोई धारा नहीं है। ठीक है, रीति काल की केवल 3 ही धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो जो घनानंद हैं ये किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, घनानंद की प्रिया का नाम था? घनानंद की प्रिया का नाम था। ऑप्शन यहाँ पर ए चंदा, बी गुलबदन, सी पद्मावती, डी सुजान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी सुजान। ध्यान रखिएगा, इनकी प्रिया या फिर प्रेमिका या फिर प्रेयसी कह लीजिए, तो इनकी प्रिया का क्या नाम था? सुजान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, घनानंद की काव्य में कौन सा रस प्रधान है? घनानंद के काव्य में कौन सा रस प्रधान है? ऑप्शन यहाँ पर ए करुण रस, बी वियोग रस, सी रौद्र रस, डी संयोग श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी वियोग श्रृंगार। घनानंद ने अपने काव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो घनानंद ने अपने काव्य में प्रमुख रूप से वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि घनानंद श्रृंगार रस के कवि हैं, लेकिन श्रृंगार में भी कौन से श्रृंगार के? वियोग के या फिर संयोग के? तो वियोग रस के, वियोग श्रृंगार रस के। अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 11, घनानंद दिल्ली से वृंदावन क्यों आए? घनानंद दिल्ली से वृंदावन क्यों आए? ऑप्शन यहाँ पर ए स्वेच्छा से, बी बादशाह से नाराज होकर आए, सी बादशाह के निकालने से आए, डी भागवत भक्ति के लिए आए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी बादशाह के निकालने से आए। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, लेकिन फिर क्या होता, बादशाह इन्हें अपने दरबार से निकाल देते हैं और ये दिल्ली से वृंदावन चले आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा थी। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा थी। ऑप्शन यहाँ पर ए उनकी कल्पना शक्ति, बी उनका समकालीन समाज, सी उनकी प्रेमिका सुजान, डी उनके आश्रयदाता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी उनकी प्रेमिका सुजान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर ए सुजान हित, बी सुजान विनोद, सी कीर्तिलता, डी इश्कलता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी कीर्तिलता। बाकी की रचनाएं जो हैं सुजान हित, सुजान विनोद और इश्कलता, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की। और कीर्तिलता जो रचना है ये विद्यापति की है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, घनानंद के आश्रयदाता राजा कहाँ रहते थे? घनानंद के आश्रयदाता राजा कहाँ रहते थे? ऑप्शन है यहाँ पर ए दिल्ली के, बी लखनऊ के, सी आगरा के, डी फैजाबाद के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए दिल्ली के। घनानंद के जो आश्रयदाता राजा थे वो कहाँ के थे? दिल्ली के थे, दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15, घनानंद जी दीक्षित हुए थे। घनानंद जी दीक्षित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर ए निम्बार्क संप्रदाय में, बी सखी संप्रदाय में, सी श्री संप्रदाय में, डी हरिदासी संप्रदाय में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है, घनानंद ने दीक्षा कहाँ ली थी? तो निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16, नीर शनेही को लाए कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे, यह काव्य पंक्ति हैं। ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये किस कवि की हैं पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए केशवदास, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है। ऑप्शन यहाँ पर ए अतिशय कठिन, बी अतिशय टेढ़ा, सी अतिशय सीधा, डी अतिशय कपट भरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी अतिशय सीधा। घनानंद ने माना है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा या फिर सरल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, घनानंद कैसे मारे गए? घनानंद कैसे मारे गए या फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन यहाँ पर ए लड़ाई के दौरान, बी हमले के दौरान, सी यमुना में नहाते हुए, डी पहाड़ पर चढ़ते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हमले के दौरान। ध्यान रखिएगा, घनानंद की मृत्यु कैसे हुई? तो हमले के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो पंक्ति दी हुई है इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए मतीराम, बी घनानंद, सी रश्लीन, डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी घनानंद। ये जो पंक्तियाँ हैं इनको ध्यान रखिएगा कि ये पंक्तियाँ किस कलाकार की हैं। देखिए, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ पंक्तियाँ दी होती हैं और पूछा जाता है कि ये किस कवि की हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप केवल घनानंद से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये पंक्तियाँ घनानंद की ही होंगी। लेकिन जब आपका पेपर आएगा तो उसमें तो सभी राइटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। तो क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो आपको करवाई जा रही हैं उनको थोड़ा अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20, घनानंद राधा कृष्ण की उपासना किस भाव से करते हैं? घनानंद राधा कृष्ण की उपासना किस भाव से करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए सखा भाव से, बी दास्य भाव से, सी सखी भाव से, डी प्रेमिका भाव से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी सखी भाव से।
घनानंद राधा कृष्ण की उपासना सखी भाव से करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पंडित विश्वनाथ मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में हुआ है? पंडित विश्वनाथ मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर ए घनानंद वाणी, बी घनानंद सार, सी घनानंद चयनिका, डी घन आनंद ग्रंथावली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी घन आनंद ग्रंथावली। ध्यान रखिएगा कि पंडित विश्वनाथ मिश्रा ने घनानंद की सभी रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में किया है? तो घन आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। घनानंद की रचनाएं किस काव्य के अंतर्गत आती हैं? घनानंद की रचनाएं किस काव्य के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए मुक्तक काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, डी महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए मुक्तक काव्य। घनानंद की रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक शैली में की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। घनानंद के हृदय की बातें कौन जानता था? घनानंद के हृदय की बातें कौन जानता था? ऑप्शन यहाँ पर ए श्री कृष्ण, बी पन्ना, सी सुजान, डी आश्रयदाता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी सुजान। अब सुजान इनकी प्रेमिका थी, तो इनके हृदय की बातें कौन जानेगा? सुजान ही जानेगी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए संयोग, बी वियोग, डी वात्सल्य, डी विभत्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी वियोग। अभी आप लोगों को बताया गया है कि घनानंद ने अपनी रचनाएं देखिए अभी आप लोगों को क्या बताया गया था कि घनानंद ने अपनी रचनाओं में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है। पेपर टाइम क्या होता है, आपके प्रश्न पत्र में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन का हल उसी में ढूंढ लेंगे। यानी कई बार मेरे साथ भी हुआ है, 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, फिर क्या हुआ, जब पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया तो आखिरी में उन क्वेश्चन का उत्तर उसी में मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, ध्यान रख के पढ़ना है, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसी में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? ऑप्शन यहाँ पर ए जयसिंह, बी मुहम्मद सारंगीले, सी मानसिंह, डी छत्रसाल। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे पीछे वाले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितनों का सही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। घनानंद कवित्व का संपादन किया है? घनानंद कवित्व का संपादन किया है। ऑप्शन यहाँ पर ए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, बी डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा, सी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद कवित्व का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रिय की सुधि सभी प्रकार से क्या रहती है? प्रिय की सुधि सभी प्रकार से क्या रहती है? ऑप्शन यहाँ पर ए उत्सुक, बी व्याकुल, सी बेसुध, डी चिंतित। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी बेसुध। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि प्रिय की सुधि, सुधि का मतलब होता है स्मरण या फिर ध्यान करना। तो जैसे ही प्रिय का स्मरण होता है या फिर ध्यान आता है, जो नायक है वो उसकी यादों में खो जाता है, मग्न हो जाता है या फिर बेसुध हो जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला जाएगा, ठीक है। पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या पसंद नहीं आया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। घनानंद किसकी बढ़वार अर्थात वृद्धि नहीं छिपा पा रहे हैं? घनानंद किसकी बढ़वार अर्थात वृद्धि नहीं छिपा पा रहे हैं? बढ़वार का मतलब क्या होता है? वृद्धि या फिर बढ़ोतरी। तो घनानंद किसकी वृद्धि को नहीं छिपा पा रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए प्रसन्नता की, बी वेदना की, सी व्याकुलता की, डी उत्सुकता की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, वेदना की। वेदना का मतलब क्या होता है? दुख। और वेदना शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग हो जाता है या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, उसे देखने को, उससे मिलने को तरसती है। ठीक है, तो ये अपनी वेदना को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को नहीं छिपा पा रहे हैं। अब घनानंद प्रसन्न तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि सुजान ने इन्हें धोखा दिया था, तो इसका राइट आंसर वेदना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। घनानंद कवित्त नामक रचना में कुल कितने छंद संग्रहित हैं? घनानंद कवित्त नामक रचना में कुल कितने छंद संग्रहित हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए 707, बी 108, सी 909, डी 505। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी 555। घनानंद कवित्त नामक जो रचना है उसमें कितने छंद हैं? तो 505 छंद हैं, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 30। घनानंद के लिए सदैव अमावस किस कारण है? घनानंद के लिए सदैव अमावस किस कारण है? ऑप्शन यहाँ पर ए धन के अभाव में, बी प्रिय के अभाव में, सी पत्नी के अभाव में, डी आश्रयदाता के अभाव में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अब तक के क्वेश्चन में आप लोग समझ तो गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी प्रिय के अभाव में। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहीं, कहा कछु चंदही चकोरन की कमी है। पंक्ति में चकोर को किसकी कमी खटकती है? ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं पढ़ लीजिए इन्हें आप एक बार। ठीक है, और पूछा गया है कि ये पंक्तियों में चकोर को किसकी कमी खटकती है? ऑप्शन यहाँ पर ए सुजान की, बी चंद्रमा की, सी सूर्य की, डी तारों की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी चंद्रमा की। कहा नहीं जाता है कि चंदा और चकोर, तो चकोर की किसकी कमी खटक रही है? चंद्रमा की। चकोर एक पक्षी होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। सुजान ने पहले क्या किया? सुजान ने पहले क्या किया? ऑप्शन यहाँ पर ए नाराजगी जाहिर की, बी स्नेह युक्त प्यार भरी बातें की, सी क्रोध से युक्त बातें की, डी मौन धारण कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्नेह युक्त प्यार भरी बातें की। सुजान ने पहले घनानंद से स्नेह भरी प्यार से बातें की, फिर घनानंद का साथ छोड़ दिया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। घनानंद का प्रिय छंद है। घनानंद का प्रिय छंद है। ऑप्शन यहाँ पर ए कवित्त, बी चौपाई, सी दोहा, डी छप्पै। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए कवित्त। दोस्तों, अगर आप घनानंद के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सुजान और घनानंद के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि बादशाह ने इन्हें अपने दरबार से निकाल दिया था, तो घनानंद से संबंधित एक डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन कर दूंगी, तो चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहते हैं? घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए आँखों को, बी जीभ को, यहाँ पर जेब लिखा हुआ है, जेब नहीं है जीभ, सी कानों को, डी नाक को। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए आँखों को। घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहा गया है? तो आँखों को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। घनानंद के प्रेम में किसके समान एक निष्ठता का दर्शन होता है? घनानंद के प्रेम में किसके समान एक निष्ठता का दर्शन होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए पपीहा के समान, बी चातक के समान, सी कोयल के समान, डी तोते के समान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी चातक के समान। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36। रीतिकाल के किस कवि को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है या फिर प्रेम का पपीहा भी कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी घनानंद, सी केशव, डी भूषण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी घनानंद। घनानंद को प्रेम का पीर या प्रेम का पपीहा कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37। वियोगिनी के नयन रूपी मेघ किससे भरे हैं? वियोगिनी के नयन रूपी मेघ किससे भरे हैं?
ऑप्शन यहाँ पर ए आंसुओं से, बी हृदय रूपी सागर से, सी आलस्य से, डी सपनों से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए आंसुओं से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, घनानंद को रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त किसने माना है? घनानंद को रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त किसने माना है? ऑप्शन यहाँ पर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39, घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही मुख सज समाज टरे, किसकी पंक्ति हैं? ये जो पंक्तियां दी हुई हैं ये किसकी हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी घनानंद, सी सुजान, डी तीनों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी घनानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, मनमोहन तो अनमोह करो में प्रेमिका ने मनमोहन कहकर किसको संबोधित किया है? ये जो पंक्ति दी हुई है मनमोहन तो अनमोह करो, इस पंक्ति में प्रेमिका ने मनमोहन कहकर किसको संबोधित किया है? ऑप्शन यहाँ पर ए प्रिय को, बी पपीहे को, सी कृष्ण को, डी चातक को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए प्रिय को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, घनानंद के अनुसार दाता का गौरव किस पर निर्भर होता है? घनानंद के अनुसार दाता का गौरव किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए प्रजा, बी याचक, सी राजा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी याचक। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, कारी कूरी कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री, पंक्ति के रचयिता कौन है? या जो पंक्ति दी है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिहारी, बी भूषण, सी मीराबाई, डी घनानंद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी घनानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, हे मेरे मन के मित्र अब तुम मेरे साथ अनीति मत करो, यह पंक्तियाँ घनानंद ने किसके लिए कही हैं? ये जो पंक्ति दी हुई है ये घनानंद ने किसके लिए कही हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए मीरा, बी सुजान, सी राधा, डी चंपा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी सुजान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, किसने लिखा है कि घनानंद का महाराज नागरीदास से निकट संबंध था? किसने कहा है कि घनानंद का महाराज नागरीदास से निकट संबंध था? ऑप्शन यहाँ पर ए रायकृष्ण दास, बी भारतेंदु, सी बालकृष्ण भट्ट, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए रायकृष्ण दास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, ओछे बड़े सो समान धन घन, ओछे बड़े सो समान घन का अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर ए छोटे व्यक्ति छोटे ही होते हैं, बी तुम्हारे लिए छोटे बड़े समान हैं, सी छोटे व्यक्तियों का सिर झुकाकर रखना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी तुम्हारे लिए छोटे बड़े समान हैं। ये जो लाइन दी है ओछे बड़े सो समान घन, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए छोटे बड़े समान हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, कवि ने किसको दूत बनाकर अपनी प्रियतम सुजान के पैरों की धूल लाने की प्रार्थना की है? कवि ने किसको दूत बनाकर अपनी प्रियतम सुजान के पैरों की धूल लाने की प्रार्थना की है? ऑप्शन यहाँ पर ए बादल, बी कोयल, सी पवन, डी मोर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी पवन, पवन यानी कि वायु हवा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, घनानंद की रचनाओं में प्रधानता है? घनानंद की रचनाओं में प्रधानता है। ऑप्शन यहाँ पर ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम है? उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी वीर गाथा काल, डी आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी रीतिकाल। या फिर अगर ऐसे पूछा जाए कि रीतिकाल का दूसरा नाम कौन सा है तो उत्तर मध्यकाल। ध्यान रखना है कि रीतिकाल का दूसरा नाम कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, रीतिकाल का
प्रमुख रस था? रीतिकाल का प्रमुख रस था। ऑप्शन यहाँ पर ए शांत, बी वात्सल्य, सी वीर, डी श्रृंगार। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी श्रृंगार। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस। यानी कि रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं श्रृंगार रस में की गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 और ये आपका लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये। घनानंद की नायिका के हंसने पर फूलों की वर्षा हो रही है। घनानंद की नायिका के हंसने पर फूलों की वर्षा हो रही है। ए मुख के ऊपर, बी कंठ ऊपर, सी नायक ऊपर, डी उर ऊपर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी उर ऊपर। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।